Good morning, students. Today we will going to start our next topic of this chapter, that is historians and their sources. And students, this is our lecture number 2. So let's start. Yes, students. So now we will discuss historians and their sources. Okay, and this is our third change. So students, historians use different types of sources to learn about the past depending upon the periods of their study and the nature of their investigation. And last year, for example, you read about the rulers of Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो अगर मान लो उन्होंने किसी भी पास्ट में किसी भी पीरियड की स्टडी करनी है तो वो किस बात पे डिपेंड करती थी। वो इस बात पे डिपेंड करती थी कि वो किस पीरियड की स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, उनके इन्वेस्टिगेशन की नेचर क्या है, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज जो हैं वो यूज़ किया करते थे। And last year, last year, for example, last year you read about the rulers of Gupta dynasties and हर्षवर्धन। आपने जैसे 6th क्लास में जो हमारा एंशियंट टाइम था, एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें आपने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में आपने स्टडी किया। तो वहाँ पर क्या यूज़ किया, वहाँ पर जैसे कोयंस या मैन्यूस्क्रिप्ट्स या आपने देखा पुराने बर्तनों को यूज़ किया गया। ठीक है, वहाँ से उन चीज़ों को उठाया गया स्टडी करने के लिए। एंड इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 टू 1750। और इस बुक में हम लोग क्या करेंगे, अगले जो हमारे 1000 years हैं रफली 700 से लेकर 1750 तक के 1000 years जो हैं उनकी स्टडी करेंगे। So students, you will notice some continuity in the sources used by the historians for the study of this period, and they still rely on coins, inscriptions, architectures, and textual records for information. But there is also considerable discontinuity, and the number and variety of the textual records increased dramatically during this period. They slowly display और एज स्टूडेंट्स। सो एक्चुअली क्या था कि ये जो हम 700 से लेके 1750 के 1000 ईयर्स जो हैं इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इस पीरियड के स्टडी के लिए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जिन सोर्सेज को यूज़ किया उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो आपने पिछले जो एंशियंट टाइम था उसमें से वो वैसे की वैसे ही वो चली आ रही हैं, वैसी कंटिन्यूटी में चली आ रहे हैं वो सोर्स। एंड क्या हो रहा है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो इस पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अभी भी क्या करते हैं, अभी भी कोयंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, उन पर डिपेंड है। पर जो कुछ बातें पहले से काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं। ये नहीं है कि सेम वही चीज़ें जो एंशियंट टाइम में चली आ रही हैं वही पीरियड जो है वही सब चीज़ें आ गई, नहीं, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। ओके, एंड द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स increased dramatically during this period, and they slowly displaced other types of available information. Throughout this period, paper gradually became cheaper and more widely available. People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teaching of sons, petitions and judicial records, and for register of wealthy people, rulers, monasteries and temples. So they were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. एक्चुअली स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि भी काफ़ी कुछ डिफरेंट भी था। और इस पीरियड में जो यहाँ के जो ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे जो मतलब कि जो आपका ना टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो लिखित होते हैं तो उस पर भी वो डिपेंड करते थे, पर कुछ बातें काफ़ी पहले से काफ़ी अलग थी।
इस पीरियड में जो यहाँ पर क्या थे, जो यहाँ पर टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो थे, वो जो सामग्री, वो जो मटेरियल था, उसकी उसकी जो संख्या थी, और मतलब उसमें ना बड़े ही आप एक वो ड्रामेटिकली तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वो बढ़ गई उसकी संख्या, मतलब आपके ना टेक्सुअल रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए। एंड इसके आगे जो हमारे क्या थे, जो जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी, उनके दूसरे प्रकार के सोर्सेज का भी जो यूज़ था वो धीरे धीरे कम होने लगा, वो कम करने लगे जो दूसरे जो सोर्स अभी जैसे पीछे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, ये वो है। और इस टाइम के दौरान जो है वो कागज़ जो है, कागज़ का काफ़ी चीप हो गया था, सस्ता हो गया था, और वो काफ़ी बड़े पैमाने पर क्या होने लगा था, अवेलेबल होने लगा था। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या हुआ था, एंशियंट टाइम में एक्चुअली पेपर वगैरह नहीं हुआ करते थे, पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी। तो उस टाइम पर तो क्या होता था, वो लोग ये इसी के तरीके से यूज़ करते थे, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, या वो क्या करते थे, कॉइन्स जैसे हो गए या बर्तन हो गए या कोई अवशेष हो गए, तो उनका यूज़ करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ये मेडिएवल पीरियड आया, तो उस टाइम पर ना पेपर की इन्वेंशन हो गई थी। आई थिंक जो जैसे ये था कि जो हमारे सेकंड सेंचुरी थी, उसमें चाइना में पेपर की इन्वेंशन हो गई थी। ओके, तो अब उससे क्या हुआ, वहाँ चाइना में उसकी हो गई, चीन के अंदर वो पेपर की इन्वेंशन हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वो और देशों में भी उसकी जो है वो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन उसकी जाने लगी। और वो बाद में क्या हुआ, वो अरब तक जो कागज़ बनाने की प्रक्रिया है वो वहाँ पर भी पहुँच गई अरब में। और जब अरब ने यहाँ पर हमारे इंडिया में उन्होंने आक्रमण, अटैक करने शुरू किए और वो इधर आए, तो उसकी तो ये जो पेपर है, इसकी जो क्राइटेरिया था वो यहाँ इंडिया में भी आ गया। तो क्या हुआ, जैसे हमारी जो 10th सेंचुरी है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। उसके बाद तब 14th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा होने लगा। और जब ये स्टूडेंट, तो जब हमारे जो थे गुटनबर्ग थे, उन्होंने जब क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, तो उस टाइम पर तो क्या हुआ, जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की, तो तब तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, मतलब कागज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। गुटनबर्ग ने 1440 में, 1440 के अंदर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का क्या कर लिया था, निर्माण कर लिया था। ओके, तो उसके बाद से तो जब प्रिंटिंग प्रेस छप गई, तब तो पेपर का यूज़ अब बहुत ज़्यादा होने लगा। लेकिन पेपर के यूज़ होने से, मतलब इस प्रिंटिंग प्रेस से पहले, जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, तो उससे पहले क्या हो, students, you can see in this slide different types of sources used by the historians for the study of the past. So yes, archaeological evidence, coins, inscription, architecture में forts, tomb and temples, paintings, ये सब क्या है, हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एंड सेकेंड वन, लिटरेरी एविडेंसेस, जो हाँ लिखे हुए थे। सो जैसे लिखे हुए जो लिटरेरी एविडेंसेस थे, उसमें लेटर्स, टीचिंग ऑफ सॉन्ग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। ओके, तो ये हमारे क्या थे, लिटरेरी एविडेंस। So students, coins, yes, you can see the coins. Yes, this is old architectures, जो पुराने आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे, मतलब इसमें जब ये बनाते थे इनको, तो इसमें ही वो लिखा करते थे, मतलब पत्थरों पर ही लिखा होता था। तो आप कभी भी किसी भी पुरानी इमारत में जाओगे या कुछ देखोगे, तो आपको वहाँ पर उनकी जो दीवारें हैं, उन्हीं पर ही आपको, उनकी वॉल्स पे ही खुदा हुआ मिलेगा। सारा जो भी उसके बारे में बताया गया है वो सब आपको वहाँ पर उन दीवारों पर ही लिखा हुआ मिलता है। Yes, students, so this is paintings, and this is our inscriptions, so our historical, religious or other records
record cut, impressed, painted or written on stone, brick, metal or other hard surface। तो जैसे कि आप देख रहे हो इधर, ये आपके पास एक पत्थर है और इसके ऊपर ये कैसे इन्होंने लिखा हुआ है, खुदाई करके लिखा हुआ है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, जो कि हम स्टोन पर, ब्रिक पर, मेटल पर या दूसरे हार्ड सरफेस होते हैं उनके ऊपर लिखे जाते थे। तो इस तरीके से वो रिकॉर्ड ये बने होते थे ऊपर। नेक्स्ट इज जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट। तो द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट इवॉल्व फ्रॉम द लैटिन मैन्यू स्क्रिप्टस मीनिंग रिटन बाय हैंड। जो हाथ से लिखे जाते थे उन्हें क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट। So menu is hand and scriptus is to write. So it refers to old documents actually written by hand before books were made. But it can also refer to a writer's unpublished work, whether it is handwritten or typed. Okay, students. So I think it is clear now what is inscriptions, what is manuscripts, and what is old architectures. So students, there was no printing press in those days. So scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. So as a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. Manuscripts copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. So these small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या था, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, अभी जो हमारी पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने आपको ये बताया कि प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो 1440 में गुटेनबर्ग के द्वारा क्या की गई थी, उसका निर्माण किया गया था। तो उससे पहले क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो तब क्या होता था, फिर पेपर के ऊपर कैसे लिखा जाएगा, प्रिंटिंग तो थी, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो प्रिंट कैसे होगा। तो पहले क्या होता था, पहले वो हाथ से लिखे जाते थे, हाथ से लिखा करते थे। एंड जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर कि कैसे वो हाथ से जो है ये लिख रहे हैं। ओके, तो ये क्या होते थे, ये हम इन्हें बोलते थे स्क्राइब्स। तो स्टूडेंट्स उन दिनों क्या था, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो इसीलिए जो स्क्राइब्स होते थे, यानी कि स्क्राइब्स वही होते हैं जो लिपिक होते हैं, यानी लिखने वाले, ठीक है, इनको लिपिक बोला जाता था। ये इन्हें क्या बोलते थे, स्क्राइब्स। तो ये हाथ से ही क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा करते थे, बनाया करते थे। और अगर आपने कभी, मान लो आपने कभी ना किसी आपका कोई फ्रेंड है, उसकी आपने क्या ले ली, आपने उसकी नोटबुक ले ली, ओके, होमवर्क करने के लिए नकल उतारनी शुरू की। तो क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको उनकी राइटिंग समझ में नहीं आई, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई वर्ड इधर उधर हो गया, तो बहुत मुश्किल होता था कि क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करना, किसी चीज़ को कॉपी करना बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम किसी वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये काम जो है ना, ये आसान नहीं है कोई चीज़ की कॉपी करना। और कभी कभी जो होता था, आपको अपने फ्रेंड की जो राइटिंग है वो समझ में नहीं आती होगी, तो आपको मजबूर होकर क्या करना पड़ता है, अंदाज़ा लगाते हो आप कि क्या लिखा होगा। तो उससे क्या होता था, तो उसका रिजल्ट क्या होता था कि आपके जो आपने लिखा है और जो आपका फ्रेंड का लिखा हुआ है, उसमें कुछ तो छोटा, कुछ तो कम से मतलब कोई ना कोई तो उसके अंदर कोई डिफरेंस आ जाता होगा लिखने के अंदर। मतलब उसके होमवर्क में और आपकी नोटबुक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है, काफ़ी नहीं तो बहुत थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा। मान लो आपने चेंज किया,
आपने किसी और को कॉपी दी, उसने आपकी नोटबुक में से कॉपी की, तो उसने कुछ हो, उसको भी आपकी राइटिंग में कुछ और कुछ भी नहीं समझ में आया, मान लो कोई वर्ड समझ में आया, तो उसने अपना अंदाज़ा लगा लिया। तो ऐसे आगे ही आगे जैसे कॉपी पे कॉपी बनती जाती है, तो उसमें जो है डिफरेंसेस आते चले जाते हैं। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, उनकी जो कॉपीज़ होती थी, वो बनाने में भी कुछ यही होता था। जब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी ना, तो जैसे उधर से इधर कॉपीज़ कर ली, इधर से उधर लिख लिया, तो काफ़ी डिफरेंस है। जब इनकी कॉपियाँ बनाई जाती थी तो बहुत डिफरेंस आ जाता था। तो ये जो कॉपीज़ होती थी, ये बनाते हुए जो स्क्राइब्स होते थे, वो क्या करते थे, छोटे-मोटे जो हैं फेर-बदल जो है वो करते चलते रहते थे। तो कहीं कोई वर्ड या कहीं कोई सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाता था। तो उससे क्या होता था, yes, so some texts become substantially different from one another, and this is a serious problem because we really find the original manuscripts of the author today, or we are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. तो स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली क्या हुआ, अभी बताया आपको कि कैसे वो कॉपी पे कॉपी बनाते थे, तो उससे कभी कोई वर्ड में चेंज आ गया, कभी किसी लाइन में चेंज आ गया, कभी किसी मतलब सेंटेंस में चेंज आ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे कॉपीज बनती गई उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की आगे से आगे, तो वैसे वैसे उनमें जो है उनके जो मैटर है उसमें चेंज आता चला गया। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम आ गई कि जो हमारी एक्चुअल में जो हमारी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, उसमें शायद ही मतलब कि वो जो एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, शायद ही कहीं वो हमें मिलती होगी। हमें बाद में जो ये स्क्राइब्स थे इनके द्वारा जो बनाई गई क्या थी, कॉपीज़ थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, उन पर ही पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ा। इनके जो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई आगे, तो उन्हीं पर ही हमें डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि जो राइटर हैं उसने क्या लिखा था, तो जो हिस्टोरियंस हैं उनको एक ही मतलब उनको क्या करना होता था, सेम टेक्स्ट के बहुत सारे वर्जन, मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन जो है उन्हें पढ़ने पड़ते थे, और टेक्स्ट एक ही है। ओके, और लेकिन वर्जन इतने सारे क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग चीज़ है, सब में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, तो उनको एक टेक्स्ट के लिए बहुत सारे वर्जन्स जो हैं वो उनको स्टडी करने पड़ते थे। तो ये एक बहुत बड़ी जो थी प्रॉब्लम थी। So students, now we will discuss an interesting fact. On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Jauddin Brani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians didn't know about the existence of first version until the 1960s. It remained lost in our large library collection. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या हुआ कि 14th सेंचुरी में के जो वो थे हमारे 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर यानी कि जो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी थे, उन्होंने अपना जो क्या लिखा, अपने अपनी उन्होंने क्रॉनिकल अपना वृत्तांत जो है वो उन्होंने लिखा 1356 में पहली बार, और दूसरी बार उन्होंने मतलब 2 इयर्स के बाद उन्होंने इसका दूसरा वर्जन लिखा, और दोनों में ही डिफरेंस, उनका खुद का वर्जन खुद की उनकी लिखी हुई उन्होंने 2 साल बाद फिर से लिखी, और दोनों में ही डिफरेंस था। लेकिन 1970 ये 1971 तक जो हमारे 1960 तक जो हमारे क्रॉनिकल्स थे, जो हमारे इतिहासकार थे, जो हमारे हिस्टोरियंस थे, उनको पहली बार वाला जो क्या था, पहली बार वाला जो उनका क्रॉनिकल था
जो उनका वृत्तांत था उनको इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। और ये लाइब्रेरी का जो उनकी लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन थी उसमें शायद वो कहीं दबा पड़ा था, कहीं वो लॉस्ट हो गया था, इसीलिए उनको उनका जो पहला वर्जन था वो उनको हिस्टोरियंस को कभी मिला ही नहीं था। ओके, so I think this is sufficient for today. So that's all for today. Have a good day.